नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। वर्ष 2026 में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और तकनीकी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस पहल से करीब 1200 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। वहीं प्रदेश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य के 1112 पदों, आचार्य के 44 पदों और प्रवक्ता फार्मेसी के 11 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए अभियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी किया जाएगा ताकि चयन प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो सके। इसके साथ ही योगी सरकार नर्सिंग कैडर को भी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। लोक सेवा आयोग से चयनित 1230 नर्सिंग अधिकारियों, महिला एवं पुरुष को इस वर्ष नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों को चुनौतियां का जिक्र करते हुए कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही उन अपराधों के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर अपराध होता है जिसमें जालसाज स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों पर कानून तोड़ने का झूठा आरोप लगाते हैं और उन्हें पैसे देने या व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर योगी की पार्टी शिक्षक से साझा किए गए एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि 2017 से पूरे प्रदेश में केवल 2 साइबर अपराध थाने थे और आज सभी 75 जनपद में साइबर अपराध थाने क्रियाशील हैं। साथ ही सभी जनपदीय थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। साइबर ठगों के विरुद्ध सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मुख्यमंत्री ने आगाह करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी सावधान रहना होगा। आप जो तस्वीरें, वीडियो या लोकेशन सार्वजनिक करते हैं उसके माध्यम से अपराधी पहले आपके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं और फिर इन्हीं सूचनाओं का आपके विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को भी जागरूक करें। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। यूपी के सुल्तानपुर में आज सोमवार की तड़के एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी के बदमाश को मार गिराया है और वह लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला 1 लाख का इनामिया बदमाश था। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। मुठभेड़ लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा मोड़ के पास हुई। मुठभेड़ उस समय हुई जब एसटीएफ और पुलिस टीम सुल्तानपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय थी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे तत्काल सीएचसी लिम्बुआ में ले जाया गया और वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने डॉक्टर के जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और बदमाश की पहचान तालिब उर्फ आजम खान के रूप में हुई है। वह लखीमपुर खीरी जिले के फरदान थाना क्षेत्र के गोरिया का रहने वाला था और इसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। बताया गया कि इस पर लखीमपुर खीरी में कई मुकदमे दर्ज हैं। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। रायस्ती थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी डीएम राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर 7 टीमों ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई जिससे विभाग को लाखों का चूना लग रहा था। अभियान के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि कुछ जगह पर 50 से 60 घरों को एक ही सोर्स से बिजली आपूर्ति की जा रही थी। जांच में पता चला कि एक व्यक्ति ने अवैध रूप से एक मिनी पावर स्टेशन स्थापित कर रखा था। यह पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड था जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पकड़े गए उपकरणों और चोरी की मात्रा के आधार पर संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस कार्रवाई में बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जा सके और सरकारी राजस्व को बचाया जा सके। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरेन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है,
उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी मिली है और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में टोका टोकी और परिवार में अलग अलग किए जाने से नाराज छोटे भाई ने बड़े भाई की ही हत्या करा दी। हत्या करने के लिए शूटरों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एडवांस में शूटरों को 2000 रुपए दिए गए थे। पुलिस ने वारदात के करीब 6 घंटे बाद मुठभेड़ में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुपारी देने वाले छोटे भाई को भी पकड़ लिया गया है। हत्या आरोपियों में से 2 तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है और पुलिस ने मामले में पहले पिता सतपाल की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी और बाद में से हत्या में बदल दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोहरा थाना क्षेत्र गांव हल्दुआ माफी निवासी 26 वर्षीय राहुल क्रय केंद्र पर गन्ना डालकर लौट रहा था और गांव के पास ही बाइक सवार 2 आरोपियों ने राहुल को गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने राहुल के छोटे भाई दुष्यंत को भी गिरफ्तार कर लिया। कालाखेड़ी पुल के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में अवगत कराना है कि 2 अभियुक्त मोहम्मद अमजद व विनीत, जिनके पास से 3 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही पल्सर 220। इनसे पूछताछ पर पता चला कि आज चौहारा में एक राहुल पुत्र सतपाल की जिसकी हत्या हुई है, उक्त कृत्य भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि मृतक राहुल के भाई दुष्यंत द्वारा इनसे 4 लाख रुपए में तय किया गया था और जिसके आधार पर दुष्यंत ने ही आज राहुल की इन्हें लोकेशन बताई और लोकेशन के अनुसार ये लोग अपनी पल्सर 220 गाड़ी से वहां पहुंचे और उसके बाद इनके द्वारा राहुल की हत्या की गई। संभल के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे का बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और खाली हुई जमीन हाथों हाथ 20 जरूरतमंद लोगों को पट्टे पर आवंटित कर दी गई। प्रशासनिक निर्देश के बाद 2 दिन से कब्जाधारी मस्जिद मदरसे को खुद तोड़ रहे थे। रफ्तार धीमी होने के कारण तहसील की टीम ने जमीन को खुद कब्जा मुक्त करा दिया और तहसीलदार न्यायालय ने ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुल्तवी के नाम से दर्ज केस की सुनवाई के बाद 2 सितंबर 2025 को मस्जिद की जमीन सरकारी बताते हुए कब्जा मुक्ति के आदेश दिए थे। इस अवसर पर मामला में अमल सुनिश्चित कराने के लिए तहसीलदार सदर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने 1 जनवरी को मौके पर टीम भेजकर 439 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। दूसरे पक्ष के आग्रह पर प्रशासन ने इस जमीन पर बने मस्जिद मदरसे को खुद हटाने का मौका दे दिया था। यूपी में घना कोहरा आगरा ग्वालियर हाईवे पर जानलेवा साबित हुआ। ग्वालियर हाईवे पर घने कोहरे के कारण करीब 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जानकारी के मुताबिक थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव नगलाई इमली के पास तड़के एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने गाड़ियों में फंसे घायलों को कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया। ग्रामीणों के अनुसार घटना तड़के करीब 6 बजे के आसपास हुई। कोहरा इतना अधिक था कि वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी कारण हाईवे पर एक के बाद एक वाहन टकराते चले गए। एक वाहन के दूसरे वाहन से टकराने के बाद पीछे आ रहे वाहन भी अनियंत्रित होकर भिड़ते चले गए। टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और वहीं कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लोगों को कंपा रही है। रविवार को भी कानपुर, इटावा, बाराबंकी, शाहजहांपुर में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। बरेली, हरदोई में भी पारा 5 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर
प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। प्रदेश के पश्चिम और तराई के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के प्रकोप के साथ गलन भरी पछुआ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिन इलाकों में धूप हुई वहां भी गलन हावी रही। मौसम विभाग ने आज सोमवार के लिए 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी शीत दिवस होने की आशंका जताई गई है। पहाड़ों से आ रही पछुआ के असर से प्रदेश भर में कई जिलों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं और 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी दी है। कई जगह पर रात का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री का बड़ी गिरावट के साथ 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।